नमस्कार। इस वीडियो में मैं भारतीय आर्य भाषाओं की इतिहास परंपरा पर आप सभी से बातचीत करूंगा। आज विश्व में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उन सभी में भारतीय आर्य भाषाओं का महत्व सबसे ज़्यादा है और इस महत्व का सबसे अधिक श्रेय हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत को जाता है। इसका महत्व किस कारणों से है, उसके लिए बहुत से कारण उत्तरदायी हैं। जैसे कि विश्व की कोई भी दूसरी प्राचीन भाषा का साहित्य इतना विस्तृत नहीं है और ना ही इतना प्रामाणिक है जितना कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का है। इसके साथ ही यूरोप में संस्कृत भाषा के अध्ययन के साथ ही साथ भाषा विज्ञान को भी साइंस के रूप में विद्वानों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय आर्य भाषा की प्राचीनतम भाषा वैदिक भाषा का साहित्यिक ग्रंथ ऋग्वेद विश्व का सबसे पुराना प्रामाणिक साहित्यिक ग्रंथ है। इस वर्ग में वैदिक, बौद्ध और जैन इन तीनों प्रमुख धर्मों का और इसके साथ साथ कई जो अन्य महत्वपूर्ण धर्म हैं उनका साहित्य भी उपलब्ध होता है। इसलिए भारतीय आर्य भाषाओं का अपना एक बड़ा महत्व है। एक अन्य बात कही जाए कि ग्रीक और लैटिन यूरोप की दोनों भाषाओं का प्राचीन साहित्य यदि हम मिला दें तो मात्रा की दृष्टि से देखने पर संस्कृत के साहित्य की अपेक्षा वह बहुत कम ठहरेगा। इसलिए ये भारतीय आर्य भाषाओं का अपना पूरे विश्व में एक डंका स्थापित हो चुका है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के काल को संस्कृत युग भी कहा जाता है क्योंकि इस काल में वैदिक और संस्कृत ये दो प्रमुख भाषाएं उस समय विद्यमान थीं और इनके साथ ही साथ आधुनिक युग में मुख्य भाषाओं के अलावा जन प्रचलित बोलियां जैसे हाड़ौती, जयपुरी इत्यादि हैं। वैसे ही उस युग में भी जन बोलियां किसी न किसी रूप में अवश्य रूप में विद्यमान रही होंगी। यद्यपि आज यदि हम देखें तो हमें उनका कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं होता, लेकिन अगर वैदिक साहित्य को देखें तो इनकी झलक अवश्य दिखाई पड़ती है। इन जन बोलियों का परिष्कृत और साहित्यिक रूप वैदिक भाषा के रूप में हमारे सामने आता है। 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये चारों के चारों काफी समय तक मौखिक परंपरा के रूप में विद्यमान रहे, लेकिन यह मौखिक परंपरा वाली भाषा जन बोली के बहुत निकट थी और काफी विकासशील भी रही। मौखिक भाषा में चली आ रही संहिताओं को बाद में समय के साथ साथ विद्वानों ने, मनीषियों ने वेदों के रूप में संग्रहित किया और उनका संकलन किया। इस संकलन और संग्रहण की प्रक्रिया के रूप में इनकी भाषा परिष्कृत होती गई, एक रूप होती गई और साथ साथ इनका रूप काफी हद तक स्थिर कर दिया गया। इसी भाषा को वैदिक भाषा के रूप में मान्यता मिली। वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों ग्रंथों की भाषा भी इसी वर्ग की भाषा रही है। लेकिन इस विषय में यह बात ध्यान देने योग्य है कि उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा समय और परिस्थितियों के अनुरूप
धीरे धीरे निरंतर विकसित होती गई और परिष्कृत होती चली गई। जहां तक लौकिक संस्कृत की बात है तो लौकिक संस्कृत का आशय उस समय की संस्कृत भाषा से ही है। ये भाषा वैदिक संस्कृत के साथ साथ साहित्यिक भाषा के रूप में भी स्थापित होती चली गई। भाषा के इतिहास में सदा ही यह होता आया है कि एक भाषा परिनिष्ठित और विकास की ओर बढ़ती हुई चली जाती है, तब उसका अवसान काल भी 1 या 2 कदम की दूरी पर ही होता है। यदि हम पिछली बातें करें तो भाषा के साथ पनप रही जन बोलियां इनका स्थान लेने में समर्थ होती हैं और वे इस रूढ़ भाषा के स्थान पर पदस्थापित हो जाती हैं और इस स्थापना के बाद वही अवसान स्थापना का चक्र चल पड़ता है। वैदिक भाषा परिस्थितियों और समय के साथ धीरे धीरे परिनिष्ठित होकर रूढ़ बन गई और जन भाषा धीरे धीरे लगातार विकसित होती चली गई। उपनिषद काल के समाप्त होते होते एक नए रूप में संवरते हुए वह हमारे सामने आई। इस नई भाषा के देश की दृष्टि से 3 प्रमुख भाग हम करते हैं: उत्तरी भाग, मध्य देशी भाग और पूर्वी भाग। अतिथि प्रथम का संबंध सप्त सिंधु से, दूसरी का मध्य देश से और तीसरी का संबंध पूर्वांचल से था। जिस भाषा को सप्त सिंधु प्रदेश में बोला जाता था उसी से लौकिक संस्कृत का उदय होना माना जाता है। इसी उत्तरी अर्थात लौकिक संस्कृत के साहित्यिक रूप को संस्कृत कहा गया। मध्ययुगीन भारतीय आर्य भाषा काल की जब हम बात करते हैं तो इतिहास की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं भाषा इतिहास में हुई वे बड़ी महत्वपूर्ण हैं। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने भी ब्राह्मण संस्कृति और सत्ता के विरुद्ध विद्रोह खड़ा किया था और ये विद्रोही भावना भाषा के रूप में भी स्पष्ट रूप से हमारे सामने आती है। इन्होंने जन भाषा के माध्यम से अपने सिद्धांतों को, अपने उपदेशों को प्रचारित प्रसारित किया और यह जन भाषा ही हर बार साहित्यिक भाषा का स्थान लेकर परिष्कृत हुई और परिमार्जित होती चली गई। भाषा के वैज्ञानिक आधार पर इस मध्य युग को यदि हम 3 कालों में विभाजित करें तो ये 3 काल पाली युग, प्राकृत युग और अपभ्रंश युग के नाम से अभिहित किए जा सकते हैं। पाली युग 500 ईसा पूर्व से प्रथम शती तक, प्राकृत युग प्रथम शती से छठी शती तक और अपभ्रंश युग छठी शती से 1000 ईस्वी तक। पाली युग की यदि हम बात करते हैं तो मध्य युग में जन भाषा के देश की दृष्टि से 3 प्रमुख और महत्वपूर्ण भागों में हम इसे विभाजित कर सकते हैं: पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग और पश्चिमोत्तर भाग। इन अलग अलग प्रकार की बोलियों से ही तत्कालीन भाषाओं का विकास हुआ। इनमें से ही किसी एक देश की मूल भाषा से पाली का विकास हुआ। देश के संबंध में भाषा वैज्ञानिकों में काफी मतभेद रहा है। कुछ वैज्ञानिक इसे मगध की जनभाषा मानते हैं तो कुछ भाषा वैज्ञानिक इसे शौरसेन जनपद की भाषा से विकसित हुआ मानते हैं। इन मतभेदों के बाद भी आज इस बात को मानने वाले लोग बहुत अधिक संख्या में हैं कि बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके वचनों का जो संग्रह तत्कालीन जो सर्वमान्य भाषा प्राचीन शौरसेनी में हुआ हो और उनकी भाषा को एक रूपता प्रदान करने के फलस्वरूप पाली भाषा का निर्माण
हो गया हो। पाली भाषा के अलावा इस काल में भाषा के और भी बहुत से रूप हमारे सामने आते हैं। अभिलेखीय प्राकृत, नियम प्राकृत और अश्वघोष के नाटकों सौंदरानंद और बुद्धचरित की भाषा भी इस युग की उल्लेखनीय भाषाएं हैं। प्राकृत युग की यदि बात करें तो बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार ब्राह्मणों की देववाणी और विद्रोहियों की जनवाणी में शताब्दी तक संघर्ष चलता रहा। उत्तरी पश्चिमी भारत में संस्कृत को संस्कृति साहित्य और राजनीति के अनेकानेक केंद्रों में प्रतिष्ठापित कर दिया गया और मध्य देश की इस भाषा का दबदबा पूरे भारत में ही नहीं बल्कि बाहरी देशों में भी माना जाने लगा। लेकिन जनभाषा तो सदा अमर हुआ करती है। पूर्व में जनभाषा को उठाने का जो उपक्रम बुद्ध ने और महावीर स्वामी ने किया था वह जारी रहा। इस जनभाषा को ऊंचा उठाने के प्रयत्न के फलस्वरूप ही पाली के बाद जिस भाषा को साहित्यिक जगत में मान्यता प्राप्त हुई वह प्राकृत भाषा थी। प्राकृत भाषा के बहुत से रूप विकसित हुए और सब रूप किसी न किसी जनभाषा से ही संबंधित हैं। साहित्यिक प्राकृत के रूप में 5 रूप हमारे सामने हम देखते हैं। शौरसेनी प्राकृत, यह पहला रूप है। यह शूरसेन जनपद की भाषा से विकसित हुई थी। मागधी प्राकृत दूसरा रूप। प्राच्य जनबोली का विकसित और साहित्यिक रूप मागधी प्राकृत है। तीसरा अर्धमागधी प्राकृत। शौरसेनी और मागधी प्राकृतों के मध्य देश की भाषा को अर्धमागधी के नाम से जाना जाता है। चौथा पैशाची प्राकृत। इस प्राकृत की कोई सामग्री तो उपलब्ध हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी प्राचीन साहित्य में उल्लिखित होने के कारण इसका अस्तित्व भाषा वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। इसे संभवतः कश्मीर के आसपास के प्रदेशों में बोला जाता था। और 5वीं है महाराष्ट्रीय प्राकृत। साहित्यिक प्राकृत के नाम से जितनी भी रचनाएं प्राप्त होती हैं अधिकांशतः वे सब इसी प्राकृत भाषा की हैं और यह सर्वाधिक मान्य और सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा है। इस प्रकार पहली शती से प्रथम शती से लेकर छठी शती तक यह प्राकृत युग की अपनी अनेक छवियों के साथ साहित्य और व्यवहार जगत में प्रतिष्ठित रही है। अपभ्रंश युग की जब हम बात करते हैं तो 5वीं शती के अंत तक प्राकृत भाषाएं जो संस्कृत से भिन्न जन भाषाओं से उद्भूत हुई थीं और उनसे जीवन तत्व ग्रहण करती हुई दिखाई पड़ती थीं, विभिन्न साहित्यिक प्रयोगों से होती हुई वे परिनिष्ठित रूप को प्राप्त हुई और साथ ही साथ अपने मत से भी वे अलग हो गईं। जब प्राकृत भाषा अवसान काल की ओर थी तब जन भाषाएं यौवन से भरपूर और विकासोन्मुख थी। 5वीं शती के अंत तक की प्राकृत और जन भाषाओं के मध्य काफी अंतर सा दिखाई देने लग गया था। जन भाषा के इस नए रूप को देसी भाषा की संज्ञा भी प्राप्त हुई। वैयाकरणों ने आगे चलकर साहित्यिक प्राकृत से इसका विभेद प्रदर्शित करने के लिए इसे अपभ्रंश नाम दे दिया। दंडी ने 7वीं शताब्दी में इसे अमीरों की भाषा कहा है। भामे ने भी इसे साहित्य की विशिष्ट शैली बताया है। ईसा की 3री शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक अपभ्रंश अपने प्रारंभिक रूप में रही, लेकिन साहित्यिक रूप 6ठी शताब्दी में ही यह प्राप्त कर चुकी थी। मार्कंडेय आदि आचार्यों द्वारा इसके 3 रूप बताए गए हैं। नागर जो कि गुजरात में बोली जाती थी,
उपनागर जो कि राजस्थान में प्रचलित थी और ब्राचड़ जो कि सिंध प्रदेश में प्रचलन में थी। इस प्रकार से यदि निष्कर्ष रूप में हम कहें तो इस प्रकार का जो विभाजन है उससे यह पता चलता है कि ये सभी भाषाएं उच्च वर्ग से संबंधित थीं। अपभ्रंश का आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के निर्माण, रूप और गठन में काफी योगदान रहा है। धन्यवाद।